कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, तो आइए सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 80 लाख हेक्टेयर जंगल झाड़ी वाली जमीन को कृषि योग्य भूमि बनाने की है योजना। BAU में आयोजित 3 दिवसीय कुलपतियों का सम्मेलन संपन्न। सफल किसान वृंदा महतो से एक मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के कुल 80 लाख हेक्टेयर जंगल झाड़ी वाली जमीन को कृषि योग्य भूमि बनाने की योजना तैयार की गई है। प्रथम चरण में मनरेगा के तहत 30 लाख हेक्टेयर जमीन को खेती योग्य बनाया जाएगा। ये काम झारखंड ग्रामीण आजीविका मिशन और झारखंड जल छाजन मिशन के सहयोग से किया जाएगा। बेकार भूमि को खेती योग्य बनाकर पहले रेशम उत्पादन वाले अर्जुन, आसन और शहतूत के पेड़ लगाए जाएंगे, जिन पर रेशम कीट पालन किया जाएगा। पिछले दिनों BAU में आयोजित 3 दिवसीय कुलपतियों का सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में राज्य के कृषि मंत्री श्री योगेंद्र साव ने कहा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मिशन की कामयाबी में सरकार फंड की कमी नहीं होने देगी। इन 3 दिनों में पूरे देश से आए विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने कृषि विश्वविद्यालय के साथ केंद्र एवं राज्य का संबंध विषय पर अपने विचार रखे। ये इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की एक मीटिंग है। ये एसोसिएशन ऐसी बॉडी है जितने भी मुल्क देश में जितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो वाइस चांसलर्स हैं या उनके नुमाइंदे यहाँ पे जमा हुए हैं। तो आज का ये हर एक साल ये मीटिंग होती है या हर 6 महीने की भी कभी मीटिंग होती है। उसमें हर बार एक टॉपिक को चुना जाता है कि इस पे हम डिबेट और डिस्कशन किया जाए। गेहूं की खेती में एक खास अंतराल पर सिंचाई करना जरूरी माना गया है। जिन किसानों के पास सिंचाई की अच्छी सुविधा है वो 20-20 दिन के अंतराल पर 6 सिंचाई जरूर करें। अगर किसान भाइयों के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तो किसान भाइयों को 6 सिंचाई 20-20 दिन के अंतराल पे, क्योंकि 20-20 दिन के अंतराल पे गेहूं में क्रांतिक अवस्थाएं आती हैं, तो किसान भाइयों को 20-20 दिन के अंतराल पे सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसान भाइयों के पास सिंचाई की सीमित सुविधा उपलब्ध है, अगर उनके पास केवल एक सिंचाई है तो उनको किसान भाइयों को 20 दिन पे जो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होता है उस समय प्रयोग करना चाहिए। अगर किसान भाइयों के पास 2 सिंचाई है तो किसान भाइयों को 20 दिन पे तथा 60 दिन पे उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर 3 सिंचाई है किसान भाइयों के पास तो उनको 20 दिन पे, 60 दिन पे तथा 100 दिन पे उसका प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों के पास अगर 4 सिंचाई है तो उनको 20 दिन पे, 40 दिन पे, 60 दिन पे तथा 100 दिन पे प्रयोग करना चाहिए। 5 सिंचाई होने पे 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 80 दिन तथा 100 दिन पे प्रयोग करना चाहिए। और 6 सिंचाई है तो उसको 20-20 दिन के अंतराल पे 20, 40, 60, 80, 100 तथा 120 दिन पे प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से अगर किसान भाई सिंचाई दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जो किसान आने वाले महीनों में शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहनी, अर्का गौरव और संकर किस्मों में भारत इंदिरा नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। शिमला मिर्च की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 375 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। सामान्य किस्मों के लिए पौधों के बीच 45 गुना 45 सेंटीमीटर की दूरी और संकर किस्मों के लिए पौधों के बीच 60 गुना 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर उत्पादन के लिए कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव और संकर किस्मों में भारत इंदिरा का चयन करें। सामान्य किस्मों की उपज क्षमता 250 क्विंटल जबकि संकर किस्म का उत्पादन 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान अगर पॉली हाउस में बिचड़ा उत्पादन कर रहे हैं तो पौधों को पानी पटाने के लिए झरनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रो ट्रे में लगे बिचड़ों के पटवन के लिए भी एक कारगर उपकरण माना जाता है। आज हम आपकी मुलाकात रातू प्रखंड के सफल किसान वृंदा महतो से करवाने जा रहे हैं, जो अपने खेत में अभी आलू फसल लगाए हुए हैं। एक किसान जब बाजार में फसल की मांग
और उससे होने वाले मुनाफे को अच्छी तरह से भांप लेता है तो उसकी आय में तेजी से वृद्धि होती है। ऐसी ही समझ रखने वाले किसान हैं वृंदा महतो, जो सब्जी फसलों में सबसे खास आलू की शानदार खेती कर रहे हैं। और हम तो खेती बाड़ी यही करते हैं। अभी तो आलू खेत में आलू पास चढ़ा रहे हैं, और भी लगल है खेती, मटर है, फ्रसबीन है, यही सब का खेती करते हैं। आमदनी होता है खेती से ही, हम लोग को है कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, लेकिन इसी से अपना पढ़ाई लिखाई बाल बच्चा का चल रहा है, अपना रोजी रोटी इसी से चल रहा है, खेती के थ्रू। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2050 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2800 रुपए, चावल उत्तम 3700 रुपए से 4400 रुपए, गेहूं 1850 रुपए से 2200 रुपए, चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5500 रुपए, दाल चना 3900 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1400 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, और कृषि समाचार में आपने मौसम से संबंधित जानकारी ली, मंडी के भाव से भी आप अवगत हुए, और साथ ही खेतीबाड़ी से जो संबंधित तमाम तरह की जानकारियां थी वो आपको मिली। लेकिन यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा विराम, और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी?
किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो हम जाड़े के दिनों में मुर्गियों की देखभाल कैसे करें, चूजों की देखभाल कैसे करें, इस विषय पर आज हम आपको जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुशील प्रसाद जी। ऐसे किसान भाई जो कि मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज मैं विशेष जानकारी लेकर आई हूँ, जो है कि आप जाड़े के मौसम में मुर्गियों की आप देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो इस पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पशुपालन विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद जी। आप सबसे पहले ये बताएं कि जाड़े का मौसम आ गया है, ऐसे समय में किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है मुर्गियों और चूज़ों के पालन में? देखिए, मुर्गी पालन में मैं सबसे पहले तो मैं मुर्गी पालक भाइयों से यह कहना चाहूँगा कि जो भी इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, तो मौसम के हिसाब से मुर्गी पालन के व्यवस्था में परिवर्तन लाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इस अवस्था में क्या है कि मुर्गियों में अगर ज़्यादा गर्मी है तो हमें गर्मी के लिए अलग प्रबंधन करने की ज़रूरत होगी। बरसात है, उस समय हमें अलग प्रबंधन करने की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से ठंड के मौसम में हमें बदलाव करने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक बात है कि बड़े मुर्गियों में, तो बड़े मुर्गियों में तो जिस तरह का आप रख रखाव रख रहे हैं उसमें थोड़े से परिवर्तन करने की यही ज़रूरत होती है कि जब सर्दियों में ठंड हवा चलने लगे तो आप उसे जो जाली रखे हैं, जाली के ऊपर में बोरा लगा दें ताकि वो ठंड की हवा अंदर कम जा सके। दूसरी व्यवस्था है कि आप जो लीटर रखते हैं मुर्गियों का, उसमें क्या होता है कि बरसात के बाद जाड़ा आता है, तो बरसात के मौसम में जो नमी हो जाता है, तो नमी होने पर ये लीटर जो उनका बिछावन जो है वो क्या होता है कि गीला रह जाता है या उसमें नमी की मात्रा अधिक रह जाती है, तो इससे भी बहुत सारी बीमारियां फैलने का चांसेस होता है। तो उस व्यवस्था को रोकने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें बड़े मुर्गियों में कि वह लीटर जो है वो सूखा रहे। अब आइए हम अगर चूजे की बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी सबसे पहले चूज़ों की ही अब बारी आती है, तो उसके बारे में भी आप किसान भाइयों को जो है वो विशेष जानकारी दे दें। हाँ, चूज़ों में खास करके जाड़े के मौसम में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए जब आप एक दिन के चूजे को कहीं से लाते हैं, किसी हैचरी से लाते हैं या किसी जगह से लाते हैं, तो सबसे पहला काम है आपका कि ब्रूडिंग कहते हैं, चूज़ों में ब्रूडिंग की व्यवस्था की जाती है, यानी कि अलग से उन्हें ताप गर्मी देने की ज़रूरत है। क्योंकि चूज़ों में आप देखे होंगे कि पंख बहुत छोटा छोटा होता है और इसके बढ़ने के साथ ही जब पंख मुर्गियों के ऊपर हो जाता है तो अपने शरीर के तापमान को बनाए रख सकते हैं। लेकिन अगर पंख छोटा है तो वैसी अवस्था में क्या होता है कि मुर्गी के चूज़ों को ठंड से मरने लगती हैं। तो इसलिए जब किसान भाई अगर मुर्गी ला रहे हैं तो लाने से पूर्व ही इस ब्रूडिंग की प्रक्रिया के लिए आप सारी व्यवस्था कर लें। उस घर को गर्म रखने के लिए, जिस घर में आप चूज़ों को रखेंगे वह घर जो है दूसरे मुर्गी रखने वाले घर से इसका तापमान ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मुर्गियों में के चूजे ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो पहली बात तो यह है। दूसरी है, जब चूजे को आप ले आते हैं तो उस समय खास करके 2 दिनों तक आप 2-3 दिनों तक आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप देखेंगे कि चूजे क्या होते हैं कि एक दूसरे पर चढ़ने लगते हैं। तो उसको इससे क्या होता है कि जो कमज़ोर चूजे हैं वो दब करके उनका मृत्यु हो जाता है। तो आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में अगर आप व्यवस्था सही नहीं रखेंगे तो चूजे मरने लगेंगे। तो इस व्यवस्था के लिए आप रात के समय में ख़ास तौर से उन चूज़ों को एक लकड़ी से या किसी चीज़ से रख करके उसको अलग अलग करते रहें, ये आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये ध्यान देने की बात है कि चूज़ों में कि जब आप चूजा को आप ब्रूडिंग के लिए रखते हैं तो एक उपकरण होता है होवर। तो होवर के नीचे जब चूजे होते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि
जब आप देखें कि सारे चूजे एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके कमरे का तापमान या होवर के नीचे का तापमान चूज़ों के लिए उतना पर्याप्त नहीं है। तो आप या तो बल्ब की संख्या बढ़ा दें या फिर आप उसमें गर्म कर रखने के लिए आप हीटर वगैरह का व्यवस्था करके रखें ताकि उस कमरे का तापमान ज़्यादा रखा जा सके। जब आप देखें कि चूजे बिल्कुल बराबर संख्या में चारों बगल बल्ब के घिरे हुए हैं, तो वैसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि आपके कमरे का तापमान सही है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख करके आप चूज़ों को ठंड से बचाने के लिए कमरे को जितना भी अधिक आप गर्म रखेंगे, चूजे की मृत्यु उतनी ही कम होगी। तो आइए अब हम ये भी जान लें कि मुर्गियों में और ख़ास करके चूज़ों में जाड़े के मौसम में किस तरह की बीमारियां लग सकती है। बीमारियां देखिए इस समय में ख़ास तौर से साफ़ सफाई का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होता है कि साफ़ सफाई अगर आप नहीं रखते हैं तो उस अवस्था में आपके चूज़ों में दूसरे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां होने का प्रकोप ज़्यादा होता है। दूसरी बात है कि इस समय आपको चूज़ों में कोराइज़ा एक बीमारी होती है जो मुर्गियों की सर्दी जिसे कहते हैं। तो सर्दी में आप देखेंगे कि नाक के पास से पानी चूज़ों का गिरने लगेगा और सर में भी सूजन हो जाता है। तो इस अवस्था से बचाव के लिए आप पशु चिकित्सक की सलाह से कोई एंटीबायोटिक दवा उस समय अवश्य चलाएं। दूसरी बात है कि जब आप चूज़ों को लाते हैं उस समय ही आप इसके कमरे को आप अच्छी तरह से स्प्रे करवा दें। स्प्रे करा देने से क्या होगा कि जो भी वायरस या बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उनसे भी बचाव किया जा सकता है। तो आइए अब हम ये भी जान लें कि क्योंकि जाड़े का वक्त है तो एक विशेष सावधानी वो क्या हो सकती है जो हमारे किसान भाई अपनाएंगे। हाँ, जाड़े के मौसम में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप ब्रूडिंग की प्रक्रिया जो चूज़ों के लिए करते हैं वो बिल्कुल सही रखें, क्योंकि इसमें आपको ठंड से ही ज़्यादा चूज़े मरने लगते हैं। गर्मी में ये समस्या नहीं आती है। तो आप पहला काम तो यह करें कि कमरे को गर्म रखने की व्यवस्था करें। साथ में जब चूज़ा को लाते हैं तो उस समय कोई स्ट्रेस के लिए, जिससे स्ट्रेस से उनका बचाव हो सके, ठंड से भी स्ट्रेस होता है, तो इससे बचाव के लिए आप कोई औषधि चलाएं। और साथ में दाना जो देते हैं फीडर में, आपका दाना हमेशा ही चूज़ों के रहना चाहिए। ये दाना खा करके भी उनके शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है और इससे भी चूजे के शरीर में गर्मी प्रदान करने के लिए। तो आप इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं और लीटर का में नमी नहीं होने दें, तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मैं समझता हूं कि चूज़ों में मृत्यु दर को आप कम कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, देखा आपने जो हमारे विशेषज्ञ थे उन्होंने आपको जाड़े के मौसम में विशेष जानकारी दी जो कि आप कैसे देखभाल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और साथ में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको काफ़ी लाभ भी मिला होगा। किसान भाइयों, अभी रबी का मौसम है और रबी के मौसम में हम गेहूं का भी उत्पादन करते हैं, लेकिन गेहूं फसल में उर्वरकों का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, इस विषय पर हम आपके लिए आज जानकारी लेकर आए हैं कि उर्वरक प्रबंधन गेहूं की खेती में हम कैसे करें। आज हम जानेंगे कि गेहूं की उन्नत खेती कैसे करें और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केवीके बोकारो के कार्यक्रम समन्वयक उदय कुमार सिंह जी। उदय जी, बताइए कि सबसे पहले हमारे किसान भाई जो अभी धान की कटाई हो चुकी है और गेहूं खेतों में लगाना चाह रहे हैं, तो खेतों की तैयारी वो कैसे करें। किसान भाई, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि झारखंड में धान के बाद गेहूँ एक मुख्य फसल है और रबी के लिए, और इसका जो हम लोग खेत की तैयारी करते हैं जो धान काटने के बाद, तो सर्वप्रथम इसको हम लोग खेत को भुरभुरी बनाते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम एक गहरी जुताई करते हैं एक हल से, और उसके बाद हम 3 से 4 बार उसको देसी हल से जुताई करते हैं। प्रत्येक जुताई के बाद हम पाटा चलाते हैं जिससे कि खेत में ढेला नहीं बन सके, जिससे कि खेत भुरभुरा हो सके। और गेहूँ की खेती के लिए उपयुक्त जो ज़मीन है, ऐसे ज़मीन का हम चुनाव करें जहाँ वो समतल हो, उपजाऊ हो और जिसकी जल धारण करने की क्षमता अधिक हो, जिससे कि हमारा सिंचाई प्रबंधन में महत्वपूर्ण होता है। इसलिए किसान भाई उसको और इसके अंकुरण क्षमता बनाए रखने के लिए, अंकुरण अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए खेत की मिट्टी को भुरभुरा कर लेना अति आवश्यक है।
अब इसके बाद जो अहम सवाल हमारे किसान भाइयों के जहन में आता है वह है कि बीजों का चयन कैसे करें, कौन सी उन्नत किस्म का चयन करें जो कि अधिक से अधिक उपज उन्हें प्रदान करें। किसान भाई जो गेहूं लगाने का उपयुक्त समय है, जो अगेती किस्म के हम लोग वैरायटी लगाते हैं, उसमें हम पूरे नवंबर महीने तक का गेहूं लगाने के लिए सभी उपयुक्त समय माना जाता है। और पछेती किस्म के लिए हम 20 से 25 दिसंबर तक गेहूं लगाते हैं। तो जैसा हमारा खेत का उपलब्धता है, जैसा हमारा लगाने का समय है, उसी अनुसार हम चयन करते हैं। जो मुख्य रूप से झारखंड के लिए अनुशंसित प्रभेद हैं गेहूं लगाने के लिए, वो समय के अनुसार हम अगेती किस्मों का जब बात करते हैं किसान भाई, जिसका कि हम बुआई नवंबर महीने में कर लेते हैं, उसमें मुख्य रूप से जो HUW 468 है, HP 1761 वैरायटी है, जो के 9107 वैरायटी जो बहुत ही अच्छा झारखंड के लिए अनुशंसित किस्म है, जिसकी उपज क्षमता बहुत अधिक प्राप्त होती है। हालांकि ये दोनों अगेती और पछेती किस्म के लिए भी उपयुक्त है। उसी तरह जब हम पछेती किस्म का हम चयन करते हैं प्रभेदों का, तो उसमें मुख्य रूप से 2-3 वैरायटी जो झारखंड के लिए अनुशंसित है, उसमें गंगा वैरायटी है जो HD 2643 के नाम से जाना जाता है, गंगा वैरायटी है। उसमें HUW 234 वैरायटी है, HP 1741 वैरायटी है। इसी तरह और भी वैरायटी है। तो किसान भाई मुख्य रूप से हम जो प्रभेद का चयन करते हैं वो वैरायटी के अनुसार करते हैं। जहाँ तक जो लगाने का समय है, बिल्कुल हमको कोशिश करना चाहिए कि समय से लगा लें, लेकिन अगर हम उसमें हमारा खेत का धान काटने में लेट हो जाता है या खेत तैयारी करने में समय नहीं मिल पाता है, तो हम पछेती किस्म का वैरायटी हम 25 दिसंबर तक लगा सकते हैं। अब हमारे किसान भाइयों के जहन में यह सवाल आता है कि जब हम बीज लगा दिए हैं, उसके बाद जब बीज हमारे जो पौधे हैं बढ़ने लगे हैं, उस समय थोड़ी सी व्यवस्था उन्हें उर्वरकों की होती है, तो उर्वरक का व्यवस्था हमारे किसान भाई कितनी मात्रा में और कैसे करेंगे? और किसान भाई बुआई करते समय ध्यान रखा जाए कि उसका गेहूं की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खाद प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो हम लोग को किसान भाई को उपज अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। और अच्छी पैदावार के लिए किसान भाई ये ज़रूरी है कि हम जो भी खाद डालते हैं वो संतुलित रूप से हो, हम संतुलित उर्वरक एवं खाद का प्रबंधन किया जाए। इसके लिए हम ध्यान रखते हैं कि अगर हम समय से बुआई कर रहे हैं या पछेती बुआई कर रहे हैं, उसके अनुसार अलग अलग उर्वरकों की मात्रा व्यवहार में लाते हैं। अगर हम समय से व्यवहार कर रहे हैं, सिंचित अवस्था में कर रहे हैं, उन्नत प्रभेद का हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रभेद का हम बीज की बुआई कर रहे हैं, तो किसान भाई प्रति हेक्टेयर की दर से 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 ग्राम पोटास की मात्रा हम व्यवहार करते हैं। अगर हम देर से बुआई कर रहे हैं, जो दिसंबर में बुआई होती है, तो उसमें हम 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करते हैं। इसमें किसान भाई जो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नत्रजन का 2/3 मात्रा को हम बुआई करते समय व्यवहार करते हैं, और जो शेष नत्रजन की मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में, एक पहला हम बुआई जो करते हैं, जो खाद का प्रयोग करते हैं, पहला सिंचाई जो 20 से 25 दिन के बाद हम करते हैं, और दूसरा हम जो 1/3 बचता है उर्वरक नत्रजन की मात्रा, उसको हम 40 से 50 दिन के बाद हम व्यवहार में लाते हैं। अब एक अहम जो सवाल है वह होता है कि सिंचाई की, तो जो गेहूं लगाए हैं हमारे किसान भाई, वो सिंचाई कितने कितने समय के अंतराल पर करेंगे? किसान भाई सिंचाई पूरे झारखंड के लिए पानी की उपलब्धता कम है, रबी फसल में और रबी सीजन में पानी भी उपलब्धता कम है, तो हम इसको एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है, और इसके बेहतर से बेहतर अधिक से अधिक हम पानी के समुचित उपयोग कैसे करें गेहूं की खेती के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और गेहूं को जो सिंचाई के लिए है, पानी के लिए है, वो मुख्य रूप से 5 उसके क्रिटिकल स्टेज हैं, क्रांतिक अवस्थाएं हैं, जिसमें गेहूं को बहुत ही पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। पहला जो है 21 से 22 दिन का जो हमारा क्रांतिक अवस्था जो CRI स्टेज बोलते हैं, जिसमें क्राउन जड़ निकलता है, उस समय का है। फिर दूसरा है टिलरिंग स्टेज होता है, जो 40 से 45 बोने से 40 से 45 दिन के बाद आता है। एक गांठ बनते समय होता है जो 60 से 65 दिनों के बाद। एक फूल आने से पहले
जिसमें गेहूं के और एक दाना में जो हम फूल में दूध पकड़ने लगता है उस समय, ये 5 अवस्थाएं हैं जिसमें किसान भाई गेहूं के फसल में नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी अनुसार जिस तरह से हमारा पानी की उपलब्धता है तो हम 5 से 6 सिंचाई गेहूं के लिए उपयुक्त है। अगर कम सिंचाई है तो इसमें हम कम से कम 3 से 4 सिंचाई देकर अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ के द्वारा अगर बताए गए नियमों के अनुसार आप गेहूं की खेती करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप पा सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आप जानकारी ले रहे थे गेहूं की खेती में उर्वरक प्रबंधन। ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण थी और कुछ और जानकारी हमारे पास है और वो जानकारी हमने प्राप्त की है IMD पुणे से, तो ये जानकारी भी हम आपको देते चलें। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आज आकाश में हल्के बादल रह सकते हैं। हवा का बहाव उत्तर से पश्चिम की ओर होगा जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। मटर फसल को चूर्निल फफूंदी रोग से बचाने के लिए किसान भाई 1 मिलीलीटर कैरोथेन दवा या 3 ग्राम सल्फेक्स प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इस समय अरहर फसल को फली छेदक कीट से बचाने के लिए इंडोक्सा कार्ब दवा 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। चना की बुआई के लिए 30 से 40 दिन बाद फूल लगने से पहले खुटाई यानी निपिंग करें। चलिए, ये छोटी जानकारी थी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी थी। और किसान मित्रों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, तो हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको अपना पता भी बता दें ताकि आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी समस्या हो, आप हमें खतों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकें। तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।